अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डिस्कस करते हैं आज अपना टॉपिक 4 जो कि है आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 जिसका क्रॉस रेफरेंस है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट सी। और इसका रेलिवेंट जो भी केस लॉज होंगे वो भी इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसमें देखें आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और परेड का मतलब है प्रोसीजर इन विच द आइडेंटिटी इज टू बी डन। तो इसका मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन परेड का टोटली मतलब ये हुआ कि प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड बाय द विटनेस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन परेड। अब डिस्कस करें आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। तो ये हमें बताता है आर्टिकल 22 जो है वो रिलेटेड है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से, जिसका मतलब ये है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसे केस में होते हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाती है या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उस वक्त तो वो फैक्ट्स हमें पता नहीं होते, लेकिन जब हम मज़ीद उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं या मज़ीद उसमें हम कोई इंक्वायरी करते हैं तो हमें कुछ फैक्ट्स पता लगते हैं जो नेसेसरी होते हैं केस के डिसीजन के लिए। या कुछ फैक्ट्स ऐसे पता लगते हैं कि केस में जो ऑलरेडी जो फैक्ट्स होते हैं वो इरेलीवेंट होते हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, या जो फैक्ट्स न्यू हमें पता लगते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस सब से क्या होता है कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाते हैं और वो केस की डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह आर्टिकल 22 हमें बताता है 5 किस्म के फैक्ट्स हमें डिस्कस करता है। तो सबसे पहले इसमें ये हमें बताता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस और अ फैक्ट, कि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो केस के डिसीजन के लिए ज़रूरी होते हैं या फिर उनका इंट्रोडक्शन टू द केस ज़रूरी होता है ताकि किसी अच्छे पहलू पे या किसी अच्छे डिसीजन पे बेहतर से बेहतर कोर्ट पहुंच सके। सेकंड इसमें ये बात करता है एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें मिलते हैं और वो क्या करते हैं कि वो कोई ऐसा फैक्ट हमें बता देते हैं, कोई ऐसा फैक्ट एस्टैब्लिश कर देते हैं, किसी चीज के बारे में हो सकता है वो या किसी इंसान के बारे में भी हो सकता है वो। थर्ड ये हमें एक बताता है कि फैक्ट विच सपोर्ट्स और रिबर्ट एनी इनफेरेंस, कि फैक्ट एक ऐसा हमें मिल जाता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो किसी ऑलरेडी फैक्ट मौजूद है केस में उसको सपोर्ट कर रहा होता है या फिर उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसके ऑपोजिट होता है या उसकी इरेलीवेंट होता है तो उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो उससे भी डिसीजन करने में बेहतर जो है कोर्ट को बेहतर हो जाता है, वो उसको आसानी हो जाती है। इसके बाद फोर्थ वो कहता है फिक्स टाइम एंड प्लेस एट विच द इवेंट हैपेंड, कि कुछ फैक्ट्स हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऐसे मिल जाते हैं कि जो हमें बता देते हैं कि वो जो इवेंट इंसिडेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है या जो भी इवेंट हैपन हुआ है उसका टाइम वो किस वक्त हुआ है या उसकी जगह वो किस जगह हुआ है। तो ये सारे जो है कोर्ट को जो उसका डिसीजन लेने में आसानी पैदा करते हैं, मज़ीद इंक्वायरी होती है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती है तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। फिफ्थ ये आर्टिकल हमें फैक्ट बताता है शोज द रिलेशन ऑफ पर्सन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि जो अगर सपोज एक केस है उसमें पार्टी ए बी सी है, ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट ऐसे हमें वहाँ पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है हमें पता चलते हैं कि हमें इन पार्टीज का रिलेशन बताते हैं या फिर किसी और बंदे का इनसे रिलेशन बताते हैं जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन ऑफ ऑफेंस हुई हो या ऑफेंस ऑफ क्राइम हुई हो, तो वो हमें बताते हैं कि ये जो सिनेरियो है इन बंदों के साथ ही हुआ है या फिर कोई और भी इसमें शामिल था, किसी और ने भी, जैसे हम कहते हैं ना कंप्लेस है, टॉपिक 3 में हमने अपना पढ़ा कंप्लेस के बारे में, शरीक जुर्म था वो, तो वो भी तो नहीं इसमें शामिल था या इस तरह किसी ने तो नहीं की, तो ये ट्रांजैक्शन में आ जाता है।
रिलेशन ऑफ पार्टीज शो करते हैं। तो ये फैक्ट्स जो हैं ये जब हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिलते हैं तो ये रेलेवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं, और ये ड्यूरिंग केस की प्रोसीडिंग के लिए ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इसका हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। मेहताब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1975। ये जो केस लॉ ये हमें बताता है पर्पस टू कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो पर्पस में ये हमें बताता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड तब ही हो सकती है जब एक्यूज्ड इज प्रीवियसली unknown to witness। सिर्फ इसी सूरत में आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाएगी। अगर तो विटनेस जो है पहले से उसको एक्यूज का पता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब ये है कि प्रूफ आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड बाय द विटनेस। तो अगर तो उसकी शनाख्त पहले हुई है, विटनेस को पता है उसका, तो फिर तो इसका कोई जवाब नहीं बनता। अगर नहीं हुई उसकी शनाख्त का विटनेस को नहीं पता तो फिर ही आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट इसमें अब कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई हैं कि किस तरह आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट किया जाए, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किन चीज़ों का अहम ख्याल रखना चाहिए। तो वो सारी जो गाइडलाइंस हैं वो एक केस लॉ है जिसकी साइटेशन ये है, इसमें मौजूद है। इसमें कोई इन्होंने 12 से 13 पॉइंट्स गाइडलाइंस के डिस्कस किए हुए, डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट इसमें ये बताते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितनी जल्दी हमें आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट कराएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि विटनेस को याद होता है कि हमने एक्यूज का फेस याद होता है या कोई ऐसी सिचुएशन याद होती है जिसकी वजह से वो एक्यूज को आइडेंटिफाई कर सके, तो ताकि वो भूल ना जाए या कोई ऐसी हो ना जाए कोई सूरत हाल। तो इसलिए ज़रूरी है कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में इसको आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट कराया जाए। सेकंड इसमें इन्होंने ये बताया कि जो विटनेस है कि अगर कोई प्रोसीडिंग कंडक्ट हो रही है ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, तो उसमें जो विटनेस इसकी अभी बारी नहीं आई तो उसे उस प्रोसीडिंग से इतना दूर रखा जाए कि वो इसको ऑब्जर्व ना कर सके या इस प्रोसीडिंग के बारे में कुछ सुन ना सके, क्योंकि इस विटनेस ने अपनी अलग से आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना है। तो वो सुन लेगा तो कोई इस तरह की बात उसे पता चल जाएगी जो कोई नई बात हमें नहीं पता चल सकेगी इस विटनेस से। एक तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा इस बात से ख्याल रखना है कि विटनेस जब अपना आइडेंटिफिकेशन परेड की ये सारा जो है अपनी टर्न दे आया है, तो अब जो एक और विटनेस है इस केस में उसकी टर्न है, सेकंड विटनेस की टर्न है, ठीक है। अब उसने जाना है तो उसको जो पहला विटनेस है इसको सेकंड विटनेस से कहीं दूर रखा जाएगा तब तक जब तक कि ये विटनेस जो है आइडेंटिफिकेशन परेड की जो इसकी प्रोसीडिंग है उसको कंडक्ट ना कर ले। तो इसको एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा कि जहाँ से जो अदर विटनेसेस है उनकी जब तक बारी मुकम्मल ना हो जाए उनसे कम्युनिकेट ना कर सके इस प्रोसीडिंग के बारे में। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड इसमें वो कहते हैं मजिस्ट्रेट जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड को कंडक्ट करवाएगा, इसकी सुपरविजन करेगा। जितनी भी सारी आइडेंटिफिकेशन में जो कुछ भी हो रहा है, जो प्रोसीजर कंडक्ट हो रहा है, जो गाइडलाइंस मिल रही हैं, जो सारा कुछ जो है मजिस्ट्रेट उसको सुपरवाइज कर लेगा और एंड में इसकी एक रिपोर्ट भी बनाएगा। रिपोर्ट फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन ये है कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक्टिव इंटरेस्ट लेगा ये सारी प्रोसीडिंग में। जितनी भी डमीज मौजूद होंगी वहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उस डमीज मतलब पर्सन्स मौजूद होंगे। पर्सन कोई डमी किया जाता है ना और उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो वो जो पर्सन्स होंगे या जो डमीज होंगी उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेगा, उनकी स्टेटमेंट लेगा और उनकी
पेरेंटेज के, उनके वालिद के या उनके वालिदैन के नाम पूछेगा, या कोई और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो वो पूछेगा, या फिर उनकी ऑक्यूपेशन बना पूछेगा। और इनकी जितने भी पर्सन्स मौजूद होंगे एज ए डमीज जो रोल अदा करेंगे, उनकी सारे की लिस्ट बनाएगा अपनी रिपोर्ट में। फिफ्थ ये है कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए अब जो पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए डमीज, वो कितने होने चाहिए? 1 to 9 और 10, मतलब 9 से कम नहीं होने चाहिए और 10 या ज़रूरत पड़े 10 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये है कि 9 से 10 से जो है कम नहीं होने चाहिए। 1 to 9 डमीज एज अ पर्सन वहाँ पे मौजूद होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड। सिक्स ये कि नेवर हेल्ड एट पुलिस स्टेशन, कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो प्रोसीजर होगा, जो इसका कंडक्शन होगी, वो कभी भी पुलिस स्टेशन में हेल्ड नहीं की जाएगी। इसके बाद 7 पॉइंट ये है कि एक कंडीशन गाइडलाइन में ये होनी चाहिए कि विटनेस हैज नेवर सीन द एक्यूज। जैसे कि हमने पहले केस लॉ डिस्कस किया, विटनेस को पहले एक्यूज का पता नहीं होना चाहिए, तभी आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद 8 पॉइंट में वो हमें कहते हैं कि अगर तो जो एक्यूज्ड हैं वो मोर देन 1 पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन्स आर मोर देन 1, तो फिर इस सूरत में क्या होगा कि सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड टू बी हेल्ड। तो इस अगर 2, 4, 3 या जितने भी एक्यूज पर्सन है, तो हर एक्यूज पर्सन के लिए सेपरेट आइडेंटिफिकेशन परेड हेल्ड की जाएगी। अलग अलग विटनेस उसमें बुलाए जाएंगे फिर दोबारा से, और फिर उनसे जो है सारा वो प्रोसीजर रिपीट होगा, और दोबारा आइडेंटिफिकेशन परेड के जो भी थी कंडक्शन रूल्स या जो भी गाइडलाइंस थे, सारा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और सारा प्रोसीजर वैसे ही दोहराकर उस पर्सन की, एक्यूज पर्सन की आइडेंटिफिकेशन परेड की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन की जाएगी उसकी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर तो जो विटनेस है उसने एक्यूज को पहचान ली है, तो मैजिस्ट्रेट जो है उससे रीज़न पूछेगा या उससे कनेक्शन पूछेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट के तहत उसने एक्यूज की आइडेंटिफिकेशन की है, और फिर उसको नोट डाउन करेगा। 10th इसमें पॉइंट ये डिस्कस हुआ है कि एक तो केस ये है कि एक्यूज ने विटनेस ने एक्यूज को पहचान ली है। दूसरा केस ये हो सकता है कि विटनेस जो है ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन जो डमीज उसके पास मौजूद है, तो उसमें से हो सकता है वो किसी गलत को पिक कर ले, तो वो मैजिस्ट्रेट उसकी भी रिकॉर्डिंग करेगा कि उससे पूछेगा कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में रॉन्गली पिक किया है, क्यों उसने ये रॉन्गली किया है, या इसकी क्या वजह है कि उसे लगा कि ये वाला बंदा जो है वो एक्यूज है, तो उसके जो भी स्टेटमेंट होगी उसको भी रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है प्रिकॉशंस। जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन परेड ली जाएगी, मैजिस्ट्रेट उस हर प्रिकॉशन को उसकी रिपोर्ट बनाएगा, उसको नोट डाउन करेगा इन राइटिंग। लास्ट इसका पॉइंट ये है कि जब ये सारा कुछ जो गाइडलाइंस बताई गई हैं वो सारा प्रोसीजर कंडक्ट हो जाएगा, सारी प्रिकॉशंस हो जाएंगी, तो एंड में क्या होगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जो मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस बताया शुरू में इस वीडियो के, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के, उसके तहत उसमें लिखा हुआ है। और किस तरह सर्टिफिकेट बनाना है मैजिस्ट्रेट ने, तो उस तरह बनाएगा, और ये सारा जो कंडक्ट किया है उसने उसका एक ही चीज़ बयान करेगा। तो जी अब हमने सारी गाइडलाइंस इसकी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट ये कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो अहम पॉइंट है इसका, रूल ऑफ
प्रूडेंस के तहत ये काम करता है। एक होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है रूल ऑफ प्रूडेंस, ठीक है। जैसे कि टॉपिक 3 अकम्प्लिस में भी मैंने आपको बताया, जो अकम्प्लिस है वो भी रूल ऑफ प्रूडेंस के तहत ही उसमें जो एविडेंस है कोरैबोरेटेड वो ली जाती है, ताकि किसी पॉसिबल मिस्टेक से बचा जा सके। इसी तरह यहाँ पे भी ये आइडेंटिफिकेशन परेड का जो प्रोसीजर है वो रूल ऑफ प्रूडेंस के तहत लिया जाता है, ताकि किसी पॉसिबल एरर या फिर मिस्टेक या फिर रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से बचा जा सके और एक ऑथेंटिक हमारे पास एविडेंस आ जाए, और ताकि हम एक बेहतर कोर्ट जो है बेहतर फैसला कर सके, बेहतर डिसीजन कर सके। इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि ये कोलैबोरेटेड पीस ऑफ एविडेंस होती है। ये कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद है तो उसके लिए ये कोलैबोरेशन का रोल अदा करती है, यानी कि उसे वेरीफाई करती है, उसे कंफर्म करती है कि हाँ भाई ये जो पहले हमारे पास एविडेंस आया वो ठीक आया है, दूसरे गलत आया है। तो यही सारा कुछ था आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। कुछ मजीद इससे क्वेश्चन आपने करना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।